हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आई एम पूजा। और कल संडे था तो संडे को डेली करंट अफेयर्स नहीं हुए थे, लेकिन हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स के सेशन को डिस्कस किया था जहां पर हमने टॉप 70 एमसीक्यूज देखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा। यहाँ से 100% एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। एंड आज हम वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स के वीडियो को डिस्कस करेंगे इवनिंग में। ठीक है, ठीक है। तो टॉप 70 एमसीक्यू कल देखे थे हमने संडे में, और आज हम वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स को देखेंगे इवनिंग में। चलिए, बाकी सारी बातें हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि हमने 15 से लेकर 17 नवंबर के बीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं। उसके बाद हम देश दुनिया की सभी खबरों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले 15 नवंबर, सभी को पता है एमपी गवर्नमेंट ने तो स्टेट हॉलिडे भी डिक्लेयर किया था, जनजाति गौरव दिवस। हर साल हम 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की। बिरसा मुंडा जी का जन्म 15 नवंबर को 1875 में हुआ था, और इनका संबंध मुंडा विद्रोह से, मुंडा रिवॉल्ट से संबंधित है। और इनका जो एरिया है जहां पर इन्होंने विद्रोह किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, वो है छोटा नागपुर का पठार। इस दिन की शुरुआत 2021 में की गई थी। 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हर साल 15 नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और बिरसा मुंडा जी संबंधित आपको देखने को मिलेंगे मुंडा विद्रोह, जिसे हम उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा झारखंड राज्य ने डिसाइड किया कि जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है बिरसा मुंडा जी की, उस दिन हम झारखंड फॉर्मेशन डे या फाउंडेशन डे भी मनाएंगे। ठीक है, तो झारखंड फाउंडेशन डे भी हमने 15 नवंबर को मनाया। और इस साल झारखंड राज्य के फॉर्मेशन हुए 25 साल हो गए हैं, मतलब सिल्वर जुबली सेलिब्रेट की जा रही है। ठीक है, झारखंड को हम लैंड ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 से बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, और झारखंड 15 ऑफ नवंबर 2000 में बना था। ना बात करते हैं 16 ऑफ नवंबर। तो 16 नवंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल प्रेस डे। हम सभी लोग प्रेस फ्रीडम के बारे में जानते हैं। आपका जो आर्टिकल नंबर 19 है, वहां पर आपको प्रेस की फ्रीडम के बारे में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, इनफैक्ट एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में मेंशन है। करेक्ट आंसर इज आर्टिकल नंबर 19। तो 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट के अंतर्गत प्रेस कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था। तो भारत का जो प्रेस कमीशन बना था वो 16 नवंबर को बना था। इट वॉज सेट अप इन द 1966 अंडर द इंडियन प्रेस काउंसिल एक्ट 1965। ठीक है, जो इंश्योर करता है प्रेस की फ्रीडम को और न्यूज़पेपर के स्टैंडर्ड और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो काउंसिल बनाई गई है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 28 मेंबर होते हैं। और चेयरमैन को सिलेक्ट किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा। ठीक है, डर इतनी चीजें। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को प्रिजर्व करने का काम करता है, और न्यूज़पेपर को मेंटेन और इम्प्रूव स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का काम प्रेस कमीशन करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, 17 नवंबर को हम मनाते हैं नेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी मतलब होता है मिर्गी, है ना। एक तरीके से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में आते हैं, दौरे पड़ते हैं, झटके पड़ते हैं, तो लोगों को एपिलेप्सी के बारे में बताना। ठीक है, इसलिए एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन भी मुंबई में किया गया था डॉक्टर निर्मल सूर्या के द्वारा 2009 में। और नवंबर मंथ को हमने नेशनल एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ के रूप में डिक्लेयर भी किया हुआ है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब हमें बात करनी है बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में। हमें बात करनी है जीआई टैग के प्रोडक्ट्स के बारे में। सारी बातें हम करेंगे, लेकिन इसके पहले बताना चाहती हूँ, अगर आप क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये और बताना चाहती हूँ, हमारे जो करंट अफेयर्स होते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट होते हैं। ठीक है, कोई भी कहानी किससे यहाँ पर नहीं होता, टू द पॉइंट है। जो एग्जाम ओरिएंटेड है, केवल उतनी ही हेडलाइंस को, उतने ही आर्टिकल्स को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, पहली चीज। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो कि ये सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं साहित्य अकादमी अनाउंस बाल साहित्य अवार्ड। तो जो साहित्य अकेडमी है
वो चिल्ड्रंस को, बच्चों को प्रोत्साहित कर, मतलब बच्चों की जो पुस्तकें लिखते हैं ना, जो बाल साहित्य लिखते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए बाल साहित्य अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, रिसेंटली बाल साहित्य अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं और इसी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेसिडेंट ऑफ एकेडमी ने किया है। तो बाल साहित्य या साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? माधव कौशिक हो जाएंगे। साहित्य अकेडमी ने बाल साहित्य अवार्ड की शुरुआत 2010 में की थी। ठीक है, इसके अंदर 50,000 रुपए प्राइज मनी दिया जाता है। तो अलग अलग भाषाओं में जो बाल साहित्य लिखते हैं, जो बच्चों की किताबें लिखते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर आपको अपने रीजन की किताबें याद रखनी है अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर अगर आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने एरिया की याद रखनी है। इन जनरल मैं इंग्लिश और हिंदी पे फोकस करूंगी। हिंदी में एक पुस्तक आई है जिसका नाम है एक बातें बरहा। ठीक है, ये सुशील शुक्ला की पुस्तक है। इन्हें बाल साहित्य अकादमी के द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है 2025 का। और इंग्लिश में है दक्षिण, साउथ इंडियन मिथ एंड लीजेंड्स। ये एक स्टोरी है। ठीक है, तो ये आपको हिंदी इंग्लिश में याद रखना है। बाकी आपको अपने एरिया की याद रखना है कि बोडो में कौन सी है, असमी में कौन सी है, तमिल में कौन सी है, तेलुगु में कौन सी है। ठीक है, अगर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टेट वाइज याद रखना है। अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हिंदी इंग्लिश काफी है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं तुंगबुक एंड पमटोंग पुलीत इंस्ट्रूमेंट गेट जीआई टैग। अब यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बात हो रही है। हम सभी को पता है कि सिक्किम राज्य में एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है लेप्चा। ये क्वेश्चन भी सेवरल टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है कि लेप्चा कम्युनिटी कहाँ पर पाई जाती है, तो सिक्किम राज्य में पाई जाती है। और लेप्चा जो ट्राइब है वो अपने बहुत ही यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, संगीत के लिए जानी जाती है। और लेप्चा कम्युनिटी में दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से। इनका नाम है तुंगबुक और पमटोंग पुलित। इन्हें रिसेंटली जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, जीआई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो पहला जब ट्राइबल बिजनेस कॉन्क्लेव नई दिल्ली में हो रहा था तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन्हें सर्टिफिकेट देने का काम किया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तुंगबुक और पमतोंग के बारे में, तो तुंगबुक जो है वो एक 3 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। 3 तारों वाला एक इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं तुंगबुक। वहीं यहाँ पे पमतोंग पुलित जो है वो एक बांसुरी है जो कि बांस से, बेम्बू से बनी हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, लेप्चा जो किंगडम है वो हिमालय, मतलब हिमालयन रीजन में जो सिक्किम, भूटान, तिब्बत है, ईस्ट तिब्बत, वहां पर लेप्चा कम्युनिटी देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट रिवर टर्मिनल। जैसे कि यहाँ पे शिप टर्मिनल्स होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े जहाज आके खड़े होते हैं, वैसे ही भारत का पहला रिवर टर्मिनल लॉन्च किया गया है गुवाहाटी में। क्यों तैयार किया गया है? जिससे नदियों के माध्यम से हम अपनी ट्रेड को बढ़ा सके। हमारे देश में आपको नेशनल वाटरवेज भी देखने को मिलते हैं। तो हमारी जो जेटी हैं, जो छोटे छोटे शिप्स हैं जहाँ से आप रिवर के जरिए अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, ट्रेडिंग को बढ़ा सकते हैं, उनको रखने के लिए, उनको कह सकते हो कि खड़े करने के लिए आपको रिवर टर्मिनल देखने को मिलेंगे। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा रिवर टर्मिनल को इनॉग्रेट किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी में, गुवाहाटी असम में। और ये भारत का पहला रिवर टर्मिनल देखने को मिलेगा। ये 304 करोड़ रुपए की लागत के साथ तैयार किया गया है और आसाम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के द्वारा इसे तैयार किया है। ये टर्मिनल है वाटरवे इक्विवेलेंट एंड एयरपोर्ट। जैसे एयरपोर्ट होते हैं उसमें बड़े बड़े हम एयरक्राफ्ट्स को खड़े करते हैं, वैसे ये टर्मिनल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जैसे कि साबरमती रिवर फ्रंट है ना, वैसे ही निर्मला सीतारमन जी ने ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट को भी लॉन्च किया है गुवाहाटी में। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, लगभग 1.2 किलोमीटर लंबा ये रिवर फ्रंट आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को 2022 में लॉन्च किया गया था और फाइनली ये प्रोजेक्ट बन के तैयार हो चुका है। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चैम मेंगडुंग ग्लेशियर, माउंट कैलाश हिमालय से निकलती है, जहां पर तिब्बत में इसको शांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर तिब्बत से बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है
और अरुणाचल प्रदेश में जिसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं, फिर आसाम से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जिसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और भारत में 916 किलोमीटर का डिस्टेंस से कवर करती है। ब्रह्मपुत्र नदी में एक रिवर आइलैंड है जिसको हम माजुली के नाम से जानते हैं और माजुली जो आइलैंड है वो आसाम राज्य में है। आसाम राज्य का एक जिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियों से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बने हैं। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा आपको सुबनसिरी देखने को मिल जाएगी, मानस देखने को मिल जाएगी, तीस्ता देखने को मिलेगी। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है कि हमें रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, जिससे ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी ऑफिसेज हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिल सके, वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सके। ठीक है। तो ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी ब्रॉडबैंड की प्रोवाइड कराना, रूरल एरिया में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, ई गवर्नेंस को प्रमोट करना, इसके लिए भारत नेट स्कीम की शुरुआत की गई थी। एंड पंजाब राज्य भारत का पहला राज्य बन चुका है जिसने भारत नेट स्कीम को एंटायर स्टेट में इम्प्लीमेंट किया है। सो पंजाब बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फुली इम्प्लीमेंट द अमेंडेड भारत नेट स्कीम, जिसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आपको हर विलेज में, ग्राम पंचायत में देखने को मिल रही है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जो कि पाकिस्तान के संविधान में हुआ है। अब पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो वहां पर जो चीजें चल रही हैं वो हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल इश्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और आपका जो ये पाकिस्तान है ऑलरेडी एक साउथ एशियन कंट्री है, तो साउथ एशियन कंट्री से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक 27 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया है जो कि रिसेंटली अभी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में और न्यूज में देखने को मिल रहा है। आखिरकार ये बिल क्या कहता है? पहली चीज इस बिल में क्या है, यहाँ पे जो पावर है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की कह सकते हो आप, या डिफेंस फोर्सेस की पावर को और इम्प्रूव कर दिया गया है। जैसे कि हमारे देश में कोई भी एक्शन किया जाता है तो राष्ट्रपति की, डिफेंस मिनिस्टर की परमिशन ली जाती है कोई एक्शन परफॉर्म करने से पहले। लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तान में वहाँ के जो जनरल होते हैं, है ना, उनके आधार पर ही वहाँ की पॉलिटिक्स चलती है ना, ये बात आपको पता होगी। तो आर्मी चीफ जो है वहां पर, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स कहलाएगा। जैसे हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, तीनों सेनाओं का प्रमुख, वैसे ही यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी जो होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहलाएगा। और इसी के अंदर नेवी और एयरफोर्स की कमांड भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। पहली चीज ये अमेंड की है इन्होंने, मतलब भारत का कॉपी पेस्ट है। भारत में क्या है, एक अलग से पोस्ट है सीडीएस, जिसके अंदर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स कमांड करते हैं। लेकिन इन्होंने आर्मी जो चीफ है उसको ही नेवल और एयर का कमांडेंट बनाने का घोषणा किया है। ठीक है। एक नया कमांडेंट ऑफ द नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड क्रिएट किया जाएगा। एक नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड में कमांडर नियुक्त किया जाएगा। ठीक है। और आर्मी चीफ की रिकमेंडेशन के बाद इसकी नियुक्ति की जाएगी, मतलब आर्मी चीफ को आपने बहुत ज्यादा पावर दे दी है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फॉर 5 स्टार ऑफिसर। तो यहाँ पे जो 5 स्टार ऑफिसर हैं उनको यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको इम्यूनिटी दे दी जाती है, आपके खिलाफ कभी भी कोई केस फाइल नहीं होगा, आपका कोई भी ट्रायल नहीं चलेगा, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, है ना, आपको जो भी प्रिविलेज है वो जिंदगी भर दिए जाएंगे। ठीक है। और आपको केवल 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट से ही हटाया जा सकता है, नहीं तो आपको हटाया भी नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन द जुडिशरी। न्यू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड क्रिएटेड। एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोड तैयार किया है। हाई कोर्ट को ज्यादा पावर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की पावर को यहाँ पे रिड्यूस करने का काम किया गया है। यहाँ पे हाई कोर्ट जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर सकेंगे, मतलब संविधान में कोई संशोधन करना है तो हाई कोर्ट के जरिए भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे राज्य और केंद्र के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे वो भी हाई कोर्ट में यहाँ पे क्लियर किए जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट का जो भी अतिक्रमण हुआ है, जो भी इन्फोर्समेंट कराना है या इंक्रोचमेंट हो रहा है, वो भी हाई कोर्ट देख सकता है। जैसे हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी केसेस होते हैं वो कहाँ पर जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने हाई कोर्ट को पावर दे दी है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उसमें अगर आपको अपील करनी है तो आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। तो एक तरीके से हाई कोर्ट की पावर को इंक्रीज करके सुप्रीम कोर्ट की पावर को रिड्यूस करने का काम किया है। ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जो फाइनल सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं, फाइनल जो अपील होती है वो सुप्रीम कोर्ट में होगी।
ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं, रिट है या फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस हैं, उनकी पावर पावर सुप्रीम कोर्ट में कम की गई है और हाई कोर्ट में बढ़ा दी गई है। ठीक है? और हाई कोर्ट किसी भी फैसले को विदाउट कंसेंट पास भी कर सकता है। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपको पाकिस्तान में देखने को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। अब हमारे देश में एक प्रोग्राम चलता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और उसके अंदर हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन को भी इंक्लूड किया गया है। देखा जा रहा है कि हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें हेपेटाइटिस ए के केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसलिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन को भी इंक्लूड किया जा रहा है। हेपेटाइटिस जो होता है एक वायरल इन्फेक्शन होता है और इसके कारण हमारे शरीर का जो लीवर होता है, यकृत होता है, वो डैमेज हो जाता है। हेपेटाइटिस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, तो अगर आप अच्छे से नहीं रहते, स्वच्छता से नहीं रहते हैं, ठीक है, और जो आपका मलमूत्र होता है वहां से ये हेपेटाइटिस का वायरस हमारे शरीर में आ जाता है। गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से भी हेपेटाइटिस हो जाता है और ये हमारे लीवर को इम्पैक्ट करता है। और याद रखना है, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। रिसेंटली इसकी वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर एड ऑन किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा आखिरकार ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है। तो ये पब्लिक हेल्थ वैक्सीनेशन प्रोग्राम है जो कि फ्री इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करता है सभी बच्चों को और प्रेग्नेंट महिलाओं को, जिससे फ्यूचर में होने वाली जो बीमारियां होती हैं, पोलियो जैसी बीमारियां होती हैं, उनको पहले ही क्योर किया जा सके। इस प्रोग्राम को पहले कहा जाता था एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, 1978 में तैयार हुआ था और फिर 1985 में इसका नाम चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया। ठीक है, इसके अंदर 12 वैक्सीन कवर की जाती हैं और अब हेपेटाइटिस बी पहले से कवर था, हेपेटाइटिस ए को भी यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दृष्टि के बारे में। अब आप लोग ने देखा होगा बड़ी बड़ी फ्रिगेट ट्रेन होती है, बड़ी बड़ी मालगाड़ियां होती हैं, आपके प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई रहती हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, इनके गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, इनके सामानों को चोरी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मालगाड़ियां हैं, इसमें कोयला और दूसरे प्रोडक्ट भी भरे होते हैं। तो लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, टेम्पर करने की कोशिश करते हैं। तो रियल टाइम में इसकी मॉनिटरिंग की जा सके, इसलिए दृष्टि को लॉन्च किया गया है। So Indian Railway is set to install an AI based locking monitoring system जिसका नाम है दृष्टि, जो कि फ्रिगेट ट्रेन जो है उनकी सिक्योरिटी को इंक्रीज करेगा बाय डिटेक्टिंग टेम्पर्ड और अनलॉक बैगल। अगर कोई यहाँ पे बोगी जो है वो लॉक नहीं है या उसको नुकसान पहुंचाया गया है तो रियल टाइम में उसे मॉनिटर करेगा। दृष्टि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर रियल टाइम सर्वेलांस एंड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। इसे तैयार किसने किया है, इसका डेवलपमेंट किया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे और आईआईटी गुवाहाटी ने मिलकर किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दृष्टि क्या है। ना बात करते हैं न्यू मंगलोर पोर्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये आपका ईस्ट वेस्टर्न कोस्ट है। वेस्टर्न कोस्ट में यहाँ पे आपको मंगलोर देखने को मिल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1500 करोड़ रुपीस का एक मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। ठीक है, क्यों की है, यहाँ पे ऑलरेडी मंगलोर पोर्ट था लेकिन इस मंगलोर पोर्ट को हमें मॉडर्नाइज करना है, नए इक्विपमेंट्स लेके आने हैं। और इसके अभी 50 साल हो चुके हैं, मतलब गोल्डन जुबली हो चुकी है। इसलिए इसे एक तरीके से रिवैम्प करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है। इसलिए इसे नाम दिया गया है न्यू मंगलोर पोर्ट। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी डीप हार्बर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एकमात्र मेजर पोर्ट आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। यहाँ से हम पेट्रोलियम, कोल और एग्रीकल्चर कार्गोस का शिपमेंट करने का काम करते हैं। इसकी लोकेशन आपको पेनमदूर मैंगलुरु में देखने को मिलेगी, अरेबियन सी में। ठीक है, और ये गुरुपुर रिवर एस्चुरी पे सिचुएटेड आपको देखने को मिलेगा। पहली बार ये जो मैंगलोर पोर्ट शुरू हुआ था 1962 में, इसको शुरू किया गया था और 1974 में इसको 9th नंबर का मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, फिर 1980 में ये मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के अंदर कवर किया जाने लगा और फाइनली अब इसको रिवैम्प किया जा रहा है। ठीक है, बाकी इसकी एडिशनल फीचर्स यहाँ पर मेंशन है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, मैंने सारी बातें हालांकि बता दी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कुंचला केवल्या रेड्डी के बारे में। ये कुंचया केवल्या रेड्डी हैं जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इनको अमेरिका की जो एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अमेरिका का 4 साल का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है। मतलब आने वाले जो स्पेस मिशन है उसमें आपको
कुंचल्या केवल्या रेड्डी देखने को मिल जाएंगी। 2029 के स्पेस मिशन को ये लीड करने वाली हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं गगनयान के क्रू मॉड्यूल पैरासूट के बारे में। अब गगनयान मिशन क्या है? गगनयान मिशन के जरिए हमें अपने क्रू मेंबर्स को कहाँ पर भेजना है? स्पेस में भेजना है। और जब आप स्पेस में भेजोगे और वापस इनकी सॉफ्ट लैंडिंग भी कराओगे, जब लैंडिंग होगी तो लैंडिंग के लिए हमें पैरासूट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो गगनयान क्रू मॉड्यूल मैन पैरासूट है, इसकी टेस्टिंग की गई है झांसी में। किसने की है? इसरो ने। So Indian Space Research Organization recently conducted the test of main parachute of Gaganyaan crew module एट द बबीना फील्ड फायरिंग रेंज इन झांसी उत्तर प्रदेश। ठीक है, लगभग 2.5 किलोमीटर की हाइट से इस क्रू मॉड्यूल को ड्रॉप करने का काम पैरासूट की मदद से किया। मतलब बेसिकली क्या होगा, एक IL-76 एयरक्राफ्ट होगा, वहां से इस क्रू मेंबर मॉड्यूल को ड्रॉप किया जाएगा और जब ये ड्रॉप होगा उसके बाद ये पैरासूट ओपन हो जाएंगे जिससे सॉफ्ट लैंडिंग हो सके। गगनयान मिशन को ऑफिशियली 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके जरिए 3 इंसानों को हम लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर की हाइट में स्पेस में भेजेंगे। ठीक है, अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, 2026 तक की हमारी प्लानिंग है, अगर हम इस गगनयान क्रू मॉड्यूल में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इंडिया USA रशिया और चाइना के बाद चौथे नंबर की कंट्री होगी जिसने अपने इंसानों को, अपने ह्यूमंस को स्पेस में भेजा हुआ है। इसे LVM-3 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025। तो WHO ने ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट या टीबी रिपोर्ट को पब्लिश किया है। टीबी जो बीमारी होती है ये हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है और टीबी जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें बताया गया कि पूरे विश्व में जितने भी टीबी के केसेस हैं, 25% टीबी के केसेस आपको भारत में देखने को मिल जाएंगे। इस रिपोर्ट को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है। इसमें 2015 से 2025 मतलब लगभग 10 सालों का डेटा तैयार किया गया है। यहाँ पर बताया गया है WHO के द्वारा कि भारत में टीबी के केसेस रिड्यूस हुए हैं। देखो 21% का डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा। 2015 में 237 केसेस थे, 1 लाख की आबादी पे 237 लोग ऐसे थे जो टीबी से इफेक्टेड थे और ये डेटा 187 हो गया है। मतलब 2025 तक 187 लोग ऐसे हैं 1 लाख आबादी में जो कि टीबी से इफेक्टेड है। तो 21% का डिक्लाइन होने को है। ठीक है, पहले हम ग्लोबल ट्रेंड देख लेंगे फिर भारत का ट्रेंड देखेंगे। तो ग्लोबल इंसिडेंट, टीबी के इंसिडेंट डिक्लाइन हुए हैं पूरे विश्व में 1.7% 2023 से 24 के बीच में, ये बात बोली है। और पूरे विश्व में 1 लाख की आबादी पर 131 टीबी के केसेस देखने को मिलेंगे। अगर बात करते सबसे ज्यादा बर्डन कहाँ है, तो साउथ ईस्ट एशिया में 34% आपको टीबी के केसेस का बर्डन देखने को मिलेगा। ठीक है, और हाई बर्डन नेशन 8 कंट्रीज हैं और उनमें से इंडिया लीड कर रहा है 25% बर्डन के साथ। तो ये हमारे लिए चौंकाने वाले आंकड़े हैं क्योंकि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं टीबी मुक्त भारत का, लेकिन स्टिल 25% पूरे विश्व के केसेस भारत में आपको टीबी के देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2024 में भारत में 187 टीबी के केसेस हैं 1 लाख की आबादी पर और 2015 के कंपैरिजन में 21% का रिडक्शन हुआ है। ठीक है, भारत में 2.61 मिलियन टीबी के केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और भारत में जो टीबी के कारण होने वाली डेथ रेट है वो भी आप देखेंगे कि 2015 में 28 लोगों की डेथ हो रही थी 1 लाख आबादी पर और 2024 में 21 लोगों की डेथ हो रही है 1 लाख आबादी पर। तो ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, डन। तो ये थे आज के हमारे करेंट अफेयर्स। इसके अलावा अगर आपको बैंकिंग करेंट अफेयर्स की मैगजीन लेनी है अक्टूबर मंथ की, या फिर अगर आप लेना चाहते हैं करेंट अफेयर्स की मैगजीन जिसमें टॉप 300 MCQs हैं, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। यहाँ पर आपको सारी मैगजीन प्रिंटेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगी, तो आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और आपको यहाँ पे 4-5 महीने की जो गवर्नमेंट स्कीम है उसकी PDF भी मिल जाएगी, इसका वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में करेंगे। अभी बहुत कुछ डिस्कस करने हैं। आज हमारा सेशन थोड़ा छोटा इसलिए है क्योंकि मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, तो इसलिए छोटा सेशन है, लेकिन बाकी सारी बातें हम डेफिनेटली कल करेंगे और शाम को हम वीकली बैंकिंग करंट अफेयर्स के वीडियो को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।